गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक है। हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक है। कैल्विक, ठीक है, इसी का नाम कैल्विकल भी आता है, कैल्विकल। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेना। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। जबड़े की हड्डी, क्या नाम है उसका? मैंडिबुलर। क्या नाम है? मैंडिबुलर। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबुलर। ठीक है, मैंडिबुलर बोन कहते हैं इसको। नेक्स्ट करना, जो आपने कैल्विक किया है ना, कैल्विक, उसी कैल्विक में, हालांकि मैं पहले करा चुका हूँ आपको, इसे ही ब्यूटी बोन कहते हैं, है ना। कैल्विक का ही नाम क्या? ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन के नाम से क्वेश्चन बन सकता है। हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसे कहते हैं, है ना? तो कैल्विक को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? हंसली वाली हड्डी को, या कैल्विक को ही ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, आगे आप करिए। नेक्स्ट कर लीजिएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी है? स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। ठीक है, एक पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, फीमर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। नेक्स्ट करना, हमारे शरीर में खोखली हड्डी, सर्वाधिक खोखली हड्डी कौन सी है? फीमर ही है। सर्वाधिक खोखली हड्डी कौन सी है? फीमर। हमारे शरीर में सबसे खोखली हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, जो तभी तो उड़ पाते हैं वो। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है। नेक्स्ट करना, नमस्ते। नेक्स्ट करिएगा। एक क्वेश्चन देखो जैसा बन जाता है, जैसे हड्डी और हड्डियाँ मिलती है, उसे हमने लिगामेंट नाम दिया था। अब ऐसे में देखो एक चीज़, ज़रूरत की चीज़ क्या है, जहाँ पर हम लोगों ने जब बात की थी हड्डी और हड्डी मिल जाती है आपस में, है ना, अस्थि और अस्थि, है ना, जहाँ मिलती है उसका नाम हमने लिगामेंट नाम दिया था। लिगामेंट नाम दिया था। ठीक है, इस लिगामेंट पर क्या होता है? खाली जगह होती है, यानी जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ खाली जगह होगी नहीं होगी? आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं ना, खाली जगह होती है, निश्चित है। ठीक है, और उस खाली जगह का नाम क्या होता है? साइनोवियल गुहा होता है। साइनोवियल गुहा। गुहा जब भी शब्द आएगा बायोलॉजी में ध्यान रखना, उसका मतलब होता है खाली जगह। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? खाली जगह कहते हैं। मतलब जहाँ पर अस्थि और अस्थि मिलते हैं, जॉइंट होते हैं, मतलब अस्थियों का जहाँ पर भी जॉइंट होता है उस जगह क्या होती है? खाली जगह होती है। और उस खाली जगह का नाम क्या है? साइनोवियल गुहा है। क्या है? साइनोवियल गुहा। और इस साइनोवियल गुहा में, मतलब मैं आपसे बोलूँ कि जैसे हमारा ये एल्बो है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जॉइंट है, जैसे हम इसे घुमा रहे हैं। अब क्या होता है, जब हमें बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापा आने पर क्या होता है? हमारा जॉइंटों में दर्द होता है। तो जो दर्द होता है उसका रीज़न क्या है? देखो, अभी यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो हम लोगों को 40 ईयर्स तक तो क्या कुछ नहीं होने वाला है, और किसी किसी का पहले भी हो सकता है, लेकिन 40 ईयर के बाद भी ज़्यादातर क्या होता है? ये सिस्टम बनता है। तो साइनोवियल गुहा होता है, यानी जहाँ पर जॉइंट होता है उसका नाम साइनोवियल गुहा ही होता है। तो साइनोवियल गुहा में भरा हुआ होता है साइनोवियल द्रव।
साइनोवियल द्रव, क्या भरा होता है? साइनोवियल द्रव। ठीक है, और ये साइनोवियल द्रव आप ये कह सकते हो कि जिस प्रकार से पहिए में जो मतलब बेरिंग होती है ना, बेरिंग काम करती है ना, उसी प्रकार से साइनोवियल द्रव काम करता है अपनी हड्डियों में। बेरिंग मतलब उसमें ग्रीस वगैरह लग जाता है, ग्रीस तो इजीली क्या काम करती रहती है, लेकिन अगर बेरिंग में क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, तो वो टायर क्या है, घूमता नहीं है, यानी कि क्या करता है, वो दिक्कत देता है घूमने में। वही चीज़ हमारी होती है कि जब तक हमारे अंदर क्या है, ये भरा हुआ है हमारे जॉइंटों में, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये साइनोवियल द्रव खत्म हो जाता है, तो ख़त्म होने पर क्या होता है, इसकी जगह पर आ जाता है यूरिक अम्ल। क्या आ जाता है? यूरिक एसिड आ जाता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड आ जाने पर क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। क्या होता है? गठिया रोग। और गठिया रोग किससे संबंधित है? तो हड्डियों के जॉइंटों से संबंधित ही तो है। मैं आपसे बोलूँ कि जीवन भर दर्द बना ही रहता है, हम बहुत सारे मलहम लगाते हैं, फिर भी क्या वो सही नहीं हो पाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो लिगामेंट होता है खाली जगह, और उस खाली जगह का नाम है साइनोवियल गुहा। और इस साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव भरा होता है, और साइनोवियल द्रव में अगर क्या हो जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। इस बात को नोट करो। इसको देखो चित्रों के रूप में भी देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर देखो, ये जॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट है। वैसे ही देखो ये जॉइंट है, यहाँ पर ये जॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जॉइंट जो भी होता है उसे लिगामेंट का देते हैं। अब यहाँ पर खाली जगह होती है, ये आपस में फंसे हुए हैं, मान लो हड्डी और हड्डी में, तो यहाँ फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या है, किसमें, मतलब यहाँ पर एक खाली जगह, किसमें, उस खाली जगह में फंसा हुआ है, तो उसका नाम साइनोवियल गुहा है। गुहा जब भी शब्द आएगा तो ध्यान रखना खाली जगह होता है बायोलॉजी में। गुहा शब्द का मतलब, जैसे सुना होगा तुमने माउथ कैविटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैविटी, मतलब मुख गुहा, उदर गुहा, बच्च गुहा, आता नहीं है तो बायोलॉजी में ऐसा देखा आपको नाम बार बार। तो ध्यान रखना है कि जब भी गुहा शब्द आएगा तो गुहा शब्द मतलब होता है खाली जगह, और जो भी शब्द आगे लगा हुआ है वो वहाँ की खाली जगह होती है। ठीक है, तो साइनोवियल जो जगह है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो लिगामेंट जो जगह है उसी का नाम साइनोवियल गुहा, साइनोवियल होता है। और साइनोवियल जो खाली जगह है, जैसे साइनोवियल गुहा कह दिया है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड, और उस लिक्विड का नाम क्या है, उसका लिक्विड का नाम है साइनोवियल द्रव। और साइनोवियल द्रव अगर सूख जाता है या ख़त्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का वहाँ पर मतलब यूरिक एसिड आ जाता है। और यूरिक एसिड आ जाने का मतलब यह है कि गठिया रोग हो गया है। मतलब बुढ़ापे पर क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो चर चर करती हैं, मतलब कहते हैं ना बुढ़ाती दिखने लगती है, तो बुढ़ाती दिखने लगती है मतलब यहीं से ही कि ये द्रव खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाता है, तो ये स्थिति हमारे सामने आती है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, कौन सा? ठीक है, आगे देखो बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ ये बताओ पहले, इसके बाद आप करिएगा। देखो इसके बाद में एक सिस्टम और है, जो हमारा खोपड़ी होता है ना, शायद देखो इसमें चित्र में कहीं दिया हो, खोपड़ी के पीछे वाला जो भाग होता है वहाँ पर एक खाली जगह पाई जाती है। इसमें है नहीं है, मतलब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इस प्रकार से कुछ मान लो, देखो ये खोपड़ी है ना, इसको देख लो। ठीक है, जैसे ये खोपड़ी है, तो इस खोपड़ी के पीछे, नहीं माउथ के ठीक पीछे क्या होता है, खाली जगह होती है। मतलब जैसे खोपड़ी को हम ऐसे ले आए तो उसमें क्या होता है, पीछे यहाँ पर क्या होता है, होल सा होता है, यहाँ ऐसे मान लो खाली जगह होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो उसके द्वारा क्या होती हैं, उसमें फिट की जाती हैं। ऐसे मानो कि जिस प्रकार से किसी घर की बिजली फिटिंग की जाती है, और उस बिजली फिटिंग में क्या होता है, एमसी बॉक्स होता है, तो उस एमसी बॉक्स में एक साथ में सारे वायर उसके आ जाते हैं, नहीं आ जाते उसमें। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारी होल बॉडी का जो भी वायर होता है, जैसे नर्व्स कहते हैं, वो सब इसी के माध्यम से जाता है उसमें। तो इसका जो नाम है उसका नाम क्या है, फोरमिन मैग्नम। क्या नाम होता है, फोरमिन मैग्नम। मतलब खोपड़ी के पीछे है ना, फोरमिन मैग्नम नामक एक क्या होती है, जगह पाई जाती है, फोरमिन मैग्नम, मैग्नम। ठीक है, तो आप ऐसा लिखिए, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, खोपड़ी में पीछे की ओर, खोपड़ी में पीछे की ओर, खोपड़ी में पीछे की ओर, पीछे की ओर एक खाली खोखली जगह पाई जाती है, एक खाली खोखली जगह पाई जाती है।
एक खाली खोखली जगह पाई जाती है, एक खाली खोखली जगह पाई जाती है जिसे फोरामिन मैग्नम कहते हैं, जिसे फोरामिन मैग्नम कहते हैं। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसका इसका यूज होगा, वहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको पहले से स्पष्टता कर दी जा रही है कि फोरामिन मैग्नम क्या है, ठीक है। तो खोपड़ी के पीछे क्या है, खाली जगह है। ऐसा बताया जाता है कि किसी बच्चे को हमें यहाँ नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि सारे मतलब सभी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो क्या है, इधर से होकर के जाती हैं, और तुमने अगर यही मारते हो तो कहते हैं ना छोटा दिमाग पाया जाता है। छोटा दिमाग बोलते हैं ना कि मूवी वगैरह में एक डायलॉग भी मानते रहते हैं उसमें, क्या यहाँ नहीं मारने का है ना, कहीं भी मारने का, लेकिन यहाँ नहीं मारने का, ये कहते रहते हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो हमारे सामने एक कंडीशन बनती है कि जो अभी मैंने चर्चा की है, किस बारे में चर्चा देखो इस बारे में की हुई है कि जो हमारा जो ये खाली जगह होती है ना, है ना, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था खोखली हड्डी की बात की है ना, खोखली अस्थि के बारे में बात की थी। तो खोखली अस्थि का काम क्या था? खोखली अस्थि का देखो, खोखली अस्थि के अंतर्गत अगर हम देखें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें तो खोखली अस्थि में क्या मिलता है हम लोगों को? देखो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि खोखली जो अस्थि होती है उसके अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। बस ये लिख लेना है आपको, ब्लड का निर्माण। मतलब अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान, अस्थि मज्जा पाया जाता है कहाँ पर? जो हड्डी होती है उसका खोखला भाग होता है अस्थि मज्जा, और इसमें एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। उस जालीनुमा संरचना को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। और यहाँ इसमें क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान, पहले भी कराया है सारी चीज़ मेरे ख्याल से, कभी चर्चा की है इसके बारे में? नहीं की है, नहीं किया था, आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। यानी जो खोखली होती हैं हड्डियाँ, ज़्यादातर खोखली है ना हमारी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन खोखली हड्डियों में होता क्या है? तो इन हड्डियों के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। तो हमारे संपूर्ण बॉडी में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसी को ही आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी क्या था, जो भ्रूण होता है, भ्रूण यानी माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें तो अस्थि पाई ही नहीं जाती है, मतलब उसका तो निर्माण ही हो रहा होता है। तो उस समय उसमें क्या होता है? अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है। तो उस छोटे से बच्चे के जो बच्चा भ्रूण है, जो बनना है माँ के पेट में, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर के किस वाले भाग में होता है? तो मीसोड्रम में। किस में होता है? मीसोड्रम में। इस बात को ले लेना, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। मीसोड्रम किस में होता है? मीसोड्रम में। यानी भ्रूण के जो भ्रूण है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। लीवर के किस वाले भाग में होता है? मीसोड्रम में। किस में होता है? मीसोड्रम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में। इतना क्लियर हो गया? देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो पूछता है आपसे कि बोन सेल। इससे पहले मैं आपको सेल कराया हुआ हूँ, लेकिन सेल में हमने कभी बोन सेल नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। तो बोन सेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मतलब अस्थि कोशिका क्या होती है? अस्थि कोशिका, तो आप हेडिंग डालिए अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका इसे बोलते हैं बोन। अस्थि मतलब बोन, और सेल, कोशिका मतलब सेल। और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, तो लेकिन अस्थि कोशिका के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अस्थि कोशिका देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब तीनों के मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहली जो कोशिका होती है उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। और दूसरी कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। और तीसरी कोशिका का नाम है ऑस्टियोसाइट।
साइट, ऑस्टियोसाइट, ये 3 कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना। यानी कि अस्थि कोशिका कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक का नाम ऑस्टियोक्लास्ट है, एक का नाम ऑस्टियोब्लास्ट है और एक का नाम है ऑस्टियोसाइट। जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, यह जैसे कभी कभी हमारी हड्डी टूट जाती है ना, तो हड्डी टूटने पर टूटी हुई हड्डी को कोई ना कोई तो खाएगा, अंदर मतलब उसका मतलब भरण करेगा, नहीं करेगा। तो जैसे हमें कहीं पर भी चोट लगती है, तो चोट लगने पर वो घाव जो होता है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। तो जो चोट लगी है, वो जो डैमेज कोशिकाएं हुई हैं, उनको खाने का काम कौन करता था? लाइसोजाइम करता था। उसी प्रकार से अगर हड्डी टूटती है या फ्रैक्चर होता है, तो टूटी हुई हड्डी को भी तो कोई ना कोई खाएगा, नहीं खाएगा, उसका जोड़ेगी वो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो खराब अस्थि होती है, अस्थि कोशिकाएं, उसको खाकर ख़त्म कर देता है। इसको नोट करिए ऐसे कि ऑस्टियोक्लास्ट में, ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? तो इसमें लिखिए, यह खराब अस्थि कोशिका को, यह खराब अस्थि कोशिका को, यह खराब अस्थि कोशिका को, खराब अस्थि कोशिका को खाकर ख़त्म करता है, खाकर ख़त्म करता है। इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं, इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं, बोन ईटिंग सेल कहते हैं। तो तुमसे पूछे बोन ईटिंग सेल किसका नाम है? तो ऑस्टियोक्लास्ट का, इसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट का। मतलब जब कभी भी टूट जाती है हड्डी, तो टूटी हुई हड्डी को कोई ना कोई तो मतलब उसका भरण पोषण करने वाला है ना, तो कौन खा लेता है उसको? तो खा लेता है वो ऑस्टियोक्लास्ट। मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये लाइसोसोम की तरह काम करता है। किसकी तरह? लाइसोसोम की तरह। लाइसोसोम यानी जिस प्रकार से मरी हुई कोशिकाओं को लाइसोसोम खाता है, उसी प्रकार से टूटी हुई हड्डी को कौन खाता है? ऑस्टियोक्लास्ट खाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? बोन ईटिंग सेल हो गया है। क्या हो गया है? बोन ईटिंग सेल। दूसरा हमारे सामने जो दिया गया है ऑस्टियोब्लास्ट है। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या काम है इसका? तो देखो, यह अस्थि का निर्माण करता है, मतलब जो टूट गई है उसको सही कर देता है। तो देखो, यह अस्थि का निर्माण करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है, यह अस्थि का निर्माण करता है। अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, इसको रिलेट करो कोशिका से, तो क्या है? कोशिका में ऐसा क्या था जो दोबारा से क्या कर देता था? उसे सही कर देता था। इसके ही मतलब जिस प्रकार से इसका अपोजिट है लाइसोसोम है, कि जैसे लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिका खाता है। तो मान लो ये निर्माण कर रहा है, तो उसी प्रकार से जो मर गई कोशिकाएं हैं उनको भी निर्माण तो करता था कोई ना कोई, सेंट्रोसोम। यानी कि इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं, ये किसके बराबर होता है? सेंट्रोसोम। यानी जिस प्रकार से कोशिका में सेंट्रोसोम काम करता है, उसी प्रकार से, है ना, यहाँ पर क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट काम करता है। यानी कि जो हड्डी है उसको जोड़ता कौन है? तो उसको जोड़ता कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट। कौन जोड़ता है? ऑस्टियोब्लास्ट। तीसरा है ऑस्टियोसाइट। तो इसमें करिए, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, यानी पहले जैसी कर देता है, मैच्योर। यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसलिए इसे मैच्योर सेल कहते हैं, इसलिए इसे मैच्योर सेल कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसलिए इसे मैच्योर सेल कहते हैं, इसलिए इसे मैच्योर सेल कहते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, यहीं पर ही देखो, आपको रिलेट करना है हमारी, यानी कि जो अस्थि है, अस्थि की सबसे छोटी इकाई की हम देख सकते हैं कि ऑस्टियो नाम दे रहा है। क्या नाम दे रहा है? ऑस्टियो। यानी ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के तो कॉमन किसमें? ये तीनों नाम कॉमन है इसमें, ऑस्टियो तीनों में कॉमन है क्या? नहीं है। तो अब यह क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन यानी क्या? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? इसको ऑस्टियो से निकालना है इसको। तो ऑस्टियो नाम क्यों आया है? क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई मानी गई है। तो इस आधार पर हम क्या कह देंगे? इसको ऑस्टियोलॉजी कह देंगे, ऑस्टियोलॉजी। और इसका विशेषज्ञ क्या कहलाता है? स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट। लिखा भी होता है ना ऑस्टियोलॉजिस्ट, है ना, बोलते नहीं बोलते? तो ऑस्टियोलॉजिस्ट क्यों नाम आ रहा है? क्योंकि सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ऑस्टियो, और ऑस्टियो से ही क्या बना है? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो
तो इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। कंकाल तंत्र के बारे में जो आपका कंप्लीट जानकारी है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कंकाल तंत्र क्या है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, अब डालिए हेडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़िए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, ठीक है। देखो जहाँ श्वसन शब्द आ रहा है, श्वसन है ना, सांस लेना है ना, और सांस लेने में जो अंग भाग ले रहे हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे हम जब सांस लेते हैं तो सांस जैसे खींच लिया अंदर और सांस को बाहर छोड़ दिया, ये कंडीशन होती है। तो हम इसी से हम इसको परिभाषित करते हैं। देखो सबसे पहले जब सांस जाती है और सांस आती है तो इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग नाम देते हैं इसको, ठीक है, ब्रीथिंग। और जो ब्रीथिंग होती है वो दो तरह की, यानी दो तरह से होती है। ब्रीथिंग जो होती है कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है नेश्वसन, क्या होता है, नेश्वसन, और एक होता है नह श्वसन, नह श्वसन, ठीक है। जो नह श्वसन होता है इसे बोलते हैं इनहेलेशन, क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और जो नह श्वसन होता है इसे बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। क्या नाम देते हैं इसे, एक्सहेलेशन। कपालभाति करते हैं ना, कपालभाति वो यही है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ब्रीथिंग करना मतलब कपालभाति करना ही जैसा हो जाता है। तो जो नह श्वसन होता है, जब हम सांस अंदर, यानी कि जब हम सांस ग्रहण करते हैं, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, वायु को है ना ग्रहण करते हैं, तो उस क्रिया का नाम है इनहेलेशन। क्या नाम है, इनहेलेशन। और जब वायु को हम बाहर निकालते हैं, जब वायु को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया का नाम होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है, एक्सहेलेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इसमें जो गैसें जाती हैं वो गैसें कौन कौन सी जाती हैं, तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो चार गैसें जाती हैं। यानी चार, यानी जो हम वायु लेते हैं अंदर, उस वायु में मौजूद बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से प्रमुख रूप से तीन गैसें हमें को स्टडी करनी है। तो इसमें से तीन गैसें हमें निकालनी है। तो सबसे पहली गैस होती है इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 78% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या जाती है, नाइट्रोजन जाती है हमारी, जब सांस लेते हैं हम तब। उसके बाद में जाती है O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाती है 21%। कितना जाता है, 21% जाता है। और उसके बाद में हमारा बचता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है वो 0.03% जाता है। कितना जाता है, 0.03%। यानी कि जब हम सांस ग्रहण कर रहे हैं, यानी वायु को जब ग्रहण कर रहे हैं, तो उस वायु में मौजूद जो गैसें हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है कितना जाता है, 78% जाता है। और O2 का जो प्रतिशत है कितना जाता है, 21% जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है कितना जाता है, 0.03% जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं, मतलब जब सांस हम अंदर ले लिए हैं तो अब आप सांस वापस भी तो आने वाली है, और वापस आएगी तो क्या होगा, तो तब देखते हैं, यानी वायु जब बाहर आती है तब भी क्या होती है, मुख्य रूप से ये तीनों गैसें क्या होती है, बाहर निकलती हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, और O2 बाहर निकलेगी, और CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। ये तीनों गैसें बाहर निकलने वाली हैं। जो नाइट्रोजन होती है, जितना यहाँ पर गया था उतना ही वापस भेज देगा, ये जितना गया है उतना, यानी 78% ही वापस आएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई भी एक्सचेंज नहीं मिलेगा देखने को। किस में देखने को मिलता है एक्सचेंज, तो O2 में और CO2 में मिलता है। O2 जब वापस आएगी तो O2 आती है 17%, यानी कि जो 4% था उसका कंजप्शन हो गया अंदर। किस रूप में हो गया है, रक्त के शुद्धिकरण में। रक्त जो शुद्ध होता है उसमें क्या हो गया है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और O2 जो होता है अंदर चला जाता है। आपको मैं सेल में बता सकूँ, सेल का जो श्वसन होता है, सेल का श्वसन किसे कहते हैं, सेल का श्वसन किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्कर चलता है उसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है अंदर, है ना। उसके द्वारा क्या होता है, ATP का निर्माण होता है, और 38 ATP क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, है ना। और एक ग्लूकोज जो होती है वही हमारे शरीर का पेट्रोल होता है, और उसी से हम लोग क्या है, हमको ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा किया हुआ है अपन लोग। तो अब ये जो उपभोग हुआ है, मतलब एक्सचेंज किस में हो रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है O2 में, और O2 क्या हो रही है,
कम हो रही है जब बाहर आ रही है तब। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी और ये कम हो रही है। अब ये बढ़ जाएगी तो ये कितनी बढ़ जाएगी, मतलब 0.03% थी नहीं, ये लगभग हो जाती है 4%। कितना हो जाती है, 4%। किसी किसी में देता 4.5% भी, ठीक है, कितना हो जाता है 4.5% भी। तो देखो हमने जब सांस ग्रहण की तो सांस ग्रहण करने पर जो गैसें अंदर गई हैं उनका प्रतिशत आपके सामने लिखा हुआ है। अब जो हमने ग्रहण की है तो वो वायु जो है वो बाहर भी आएगी, तो बाहर आने पर जो हमें प्रतिशतता प्राप्त हो रही है वो क्या है, एक गैस में तो सेम टू सेम प्राप्त हो रही है नाइट्रोजन के साथ में, लेकिन दो गैसों में क्या है, एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। और वो दो गैस कौन कौन सी हैं, तो एक तो ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो ऑक्सीजन है उसका 21% था, लेकिन जैसे ही इसको एक्सचेंज किया हुआ था इसका कितना रहेगा 17%, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है, क्या हो गई है, कम हो गई है। और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन के लिए क्या है, हमें ज़रूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑक्सीजन से ही काम करता रहता है ना। और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी वो ऊर्जा बनाएगा, नहीं तो बनाएगा ही नहीं वो, है ना। ये हम इस बात को जानते हैं सभी लोग, ठीक है ना। तो अब ये ब्रीथिंग जो होता है कंप्लीट ये क्लियरली हो जाता है कैसे, कि जो सांस आपकी है ना, वायु आपने ग्रहण की है जो वायु, और जो आपने वायु को बाहर निकाला है, इन दोनों का जो कंडीशन है उसी का नाम क्या हो जाता है, ब्रीथिंग हो जाता है। इन दोनों को मिला देते हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रीथिंग नाम हो जाता है एक पूरा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इसी के आधार पर। दूसरा अपन लोग जनरली देखा जाए तो जैसे कभी भी जैसे अपना सिर दर्द कर रहा है या कभी हमें आलस सा आ रहा है, तो तुम अगर ब्रीथिंग को क्या कर लो, थोड़ा सा खींच के रखो, मतलब एक बार वायु खींचो अच्छे से, उसके बाद उसको रोक के रख लो, इजीली क्या हो जाता है, उससे तुम्हारा जो सिर दर्द है या कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपके अंदर आलस से भरा हुआ है वो सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब भी तुम्हें आलस से वगैरह कोई भी स्थिति बनती है ना, नींद वगैरह की, तो उसमें रीज़न क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ब्रीथिंग अगर 5 मिनट तक तुम कर लेते हो अच्छे से, मतलब खींच करके उसे रोक करके, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या होता है, जो भी मतलब ब्लड होता है वो ब्लड में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। और जैसे पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद में तुम्हें जो भी है आलस वगैरह जो आपको सिर दर्द कर रहा है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखोगे तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इतना क्लियर हो जाएगा, नोट कर लिया सभी ने, हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये CO2 जो है मतलब 0.03% मतलब ग्रहण की थी, 4.5 से ये बाहर कैसे आ गई इसमें? 4.5 इसलिए आ गई कि जो ऑक्सीजन कम हुई है ना, ऑक्सीजन कम हुई है ना, तो हमारी बॉडी में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त बहता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ही अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त हम बोलते हैं ऑक्सीजन की मात्रा में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो शुद्ध जो अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त से इसकी मात्रा बढ़ गई है, और जो ये गई है 4% वो शुद्ध रक्त में चली गई है। किस में चली, शुद्ध रक्त में। समझ में आ रहा है, ये ब्लड पढ़ेंगे आपको वहाँ पढ़ने वाले। हमारे पास में दो हमारे ब्लड की मतलब क्या होती है, नलियाँ होती हैं, दो नलियाँ, एक तो बोलते हैं आर्टरी, एक बोलते हैं वैन। आर्टरी बोलते हैं धमनी, और वैन मतलब सिरा। तो सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त के लिए तो इसमें शुद्ध रक्त में चली जाती है ये सीधे सीधे शुद्ध के लिए, तो उसमें इसलिए कम हो जाती है। नहीं जितना उनको ज़रूरत है उतना वो लोग ले लेते हैं, अंदर से ही ऑटोमेटिक चलता था सिस्टम वो। और उसी प्रकार से क्या है, जो CO2 की उपस्थिति में जो रक्त आ रहा था अशुद्ध, उसमें जो CO2 थी वो उसी में एल्बोली में छोड़ के चले जाते हैं। वो आगे बताता हूँ अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो आप करिएगा। अब देखो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें किसका पढ़ रहे हैं, मानव का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, मानव का। तो मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने अभी बात की है किसकी, ब्रीथिंग की। अब हम बात करते हैं जो मानव का रेस्पिरेटरी अंग है उसका नाम क्या है। मानव सांस किससे लेता है, मानव सांस किससे लेता है, किससे लेता है, लंग्स से लेता है। किससे लेता है, लंग्स से लेता है। तो हम क्या करते हैं, तो मानव का जो मुख्य श्वसन अंग है उसका नाम क्या है, लंग्स है। क्या नाम है, लंग्स है। तो हमारे सामने क्वेश्चन वही आता है कि फिर लंग्स क्या है, तभी तो चीज़ें समझ पाएंगे। तो हम लंग्स को समझते हैं। तो आप करिएगा, मानव का मुख्य श्वसन अंग, मानव का मुख्य श्वसन अंग, मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो धरना लंग्स है। क्या है, लंग्स या फेफड़ा, फेफड़ा, लंग्स या फेफड़ा है, ठीक है। मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, लंग्स या फेफड़ा है। अब बात आती है कि अगर श्वसन अंग ये है तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर देखो हम लोग ये कहते हैं कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो नाक के द्वारा जब सांस लेते हैं तो नाक क्या है फिर, तो नाक क्या है, यानी कि ये जो मानव है उस मानव का ये नाक जो है या अन्य और भी चीज़ें हैं वो क्या मार्ग है, यानी श्वसन के मार्ग कितने हैं,
तो श्वसन के जो मार्ग होते हैं उनको पढ़ेंगे अब इसमें, तब तो तुम्हें फेफड़ा समझ में आएगा, लंग्स समझ में आएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए श्वसन के मार्ग, मानव में श्वसन के मार्ग। ठीक है, इसके बाद लंग्स पर हम टॉपिक पर आते हैं उसी में, मानव में श्वसन के मार्ग। मानव में श्वसन के मार्ग 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। अब 11 में से हमें अभी इसमें पढ़ने वाले हैं 8, उसके बाद हम 3 शेष रह जाएंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो देखो मानव में श्वसन के मार्ग कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन उसमें से हम 8 पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहला जो इसके अंतर्गत होता है, देखो सबसे पहला होता है हमारे सामने जो हमारा नाक का अगला भाग है, और नाक का जो अगला भाग होता है किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज ये मुलायम है। क्यों मुलायम है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है? मुलायम होता है ये। मैं आपसे बोलूँगी अस्थि तुम्हारी कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए क्या होती है? वो कठोर होती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि श्वसन मार्ग में सबसे पहला जो मार्ग है वो क्या होता है? अगला वाला भाग, नाक का अगला वाला भाग। इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। क्या नाम देते हैं इसको? नासिका छिद्र। नासिका छिद्र नाम देते हैं इसको, जो नाक का अगला वाला भाग होता है उसको। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें, तो हटाने के बाद में क्या होता है कि ये यहाँ पर हड्डी सी पाई जाती है, जो हड्डी सी होती है, और इस हड्डी का नाम क्या होता है? नासिका कपाट। क्या होता है? नासिका कपाट। ठीक है, नासिका कपाट। ठीक है, नासिका कपाट। और तीसरा जो हमारे सामने मार्ग होता है वो होता है कि जैसे ही नाक और मुख दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, जैसे मुख गुहा है, मुख गुहा के पीछे और नासिका कपाट के नीचे जो एक जगह पाई जाती है, खाली जगह, जो हमारा टाउनशिप होता है ना, जिसे बोलते हैं घंटा लटका हुआ होता है, तो वो घंटे के पीछे जो होता है वो खाली जगह होती है। तो उस वहाँ पर ही क्या होता है? नासिका कपाट जाकर खुलता है जा करके, तो उस जगह का नाम होता है फेरिंग्स। क्या नाम होता है? फेरिंग्स। ग्रसनी बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेकिया के ऊपर, जहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति अगर आवाज़ निकलता है तो उसकी आवाज़ बन के आ जाती है, तो उस आवाज़ को बनाता कौन है? तो बनाता है लेरिंग्स। कौन आता है? लेरिंग्स। तो इसके बाद हमारे सामने आता है लेरिंग्स। क्या आता है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स के बाद में जो हमारा 5वां श्वसन मार्ग होता है वो होता है ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया बोले तो क्या? श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको? श्वास नली। ट्रेकिया है श्वास नली। और 6वां जो हमारा श्वसन मार्ग है ना, ट्रेकिया, आगे चलकर क्या होता है? यह 2 भागों में बट जाता है, और 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ब्रोंकाई। क्या होता है? ब्रोंकाई। और दूसरा, इस ब्रोंकाई पर क्या होता है? इसी ब्रोंकाई पर है ना एक संरचना पाई जाती है, अलग अलग निकल के आ जाती है संरचना। ठीक है, और उस संरचना को बोलते हैं ब्रोंकियोलेज। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलेज। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलेज। ठीक है, और इस ब्रोंकियोलेज पर क्या होता है? गोल गोल डिमरी सी पाई जाती है, मकोई जैसी। मकोई जानते हो ना? मकोई गोल गोल डिमरी सी पाई जाती है, और उस डिमरी का नाम होता है एल्बोइली या वायुकोष्ठ या वायुकूपिका। वायुकोष्ठ या वायुकूपिका, वायुकूपिका या एल्बोइली। ठीक है, यानी हमारे फेफड़ों की जो आधारभूत इकाई होती है वो एल्बोइली होती है। मैं बोलूँ फेफड़ों में सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है? एल्बोइली है। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको इसे नोट डाउन करना है, इसके बाद चित्र बनाकर मैं आपको प्रैक्टिकली से समझाता हूँ, जिससे कि आपको इजीली सारी चीज़ समझ में आए। ठीक है ना, और कल मतलब इसका चित्र डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद में चित्रों के द्वारा जो आपका 3D में होता है उसको समझा देंगे उसी के हिसाब से। तो क्या है, लॉन्ग समय तक याद रहेगा आपको। तो देखो समझते हैं इसे। देखो बनाते जो ये मैंने आपको दर्शाए हैं यहाँ पर जो शब्द, उनको मैं यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये नाक वाला एरिया है और ये मुख वाला एरिया है। ठीक है, दोनों एक जगह मिलेंगे ना जाकर के पीछे, ये तो पता ही हम लोगों को पीछे मिलता है यहाँ पर जाकर के। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से 2 नलियाँ निकलती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलती है 2 नलियाँ। एक नली का नाम ओइगोफेगस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कह सकते हैं। ठीक है, आहार नाल। और एक होती है ट्रेकिया, जिसे हम ट्रेकिया पर दिखाया है ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ से कि ये वाला एरिया कौन सा है? ये नाक वाला एरिया है। तो जो नाक वाला एरिया, नाक का जो अगला भाग है उसका नाम क्या है? नासिका छिद्र है। पहले इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। ये चित्र बनाया हुआ है, नाक का अगला भाग क्या है? नासिका है ना, छिद्र है। और यहाँ पर क्या हड्डी नुमा संरचना पाई जाती है, तो इस हड्डी का नाम क्या है? नासिका कपाट। क्या नाम है? नासिका कपाट नाम है। सही बात है नहीं? नासिका कपाट है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि देखो इस नासिका कपाट के पीछे, यानी यहाँ तक नासिका कपाट रहता है पूरा, तो यहाँ पर जो खाली जगह है ये वाली, यानी इस मुख गुहा के पीछे
और नासिका पार्ट के नीचे यहाँ पर, तो इस जगह का नाम क्या है, तो फेरिंग्स नाम है। क्या नाम है, फेरिंग्स नाम है। क्या नाम है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद में क्या है, लेरिंग्स है। तो मैं इस वाली नली को भी उठा दे रहा हूँ, केवल हमें एक की ज़रूरत है अभी। तो लेरिंग्स जो होती है, मैं इसको थोड़ा चौड़ा बना लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और वो वाली नली भी दिखा नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, अभी इसको जोड़ ले रहे हैं यहीं पर। तो लेरिंग्स होती है, तो लेरिंग्स क्या होती है, ये इसके ऊपर एक परत होती है। ऐसे मान लो जिस प्रकार से ढोलक होती है ना, तो ढोलक क्या एक परत होती है, उसमें बजाते हैं तो आवाज़ आती है। उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, एक क्या होती है, झिल्ली सी पाई जाती है। उस झिल्ली का ही नाम क्या है, लेरिंग्स है। क्या नाम है, लेरिंग्स है। और लेरिंग्स के बाद में क्या होता है, ये जो नली सी जा रही है, इस पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया बोलते हैं। इस पाइप का नाम क्या है, इस पाइप का नाम ट्रेकिया है। क्या नाम है, ट्रेकिया।